जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच परमार्थी क्लासेज पे। साथियों, आधुनिक भारत की श्रृंखला शुरू कर रखी है और आधुनिक भारत की श्रृंखला के अंदर हम भारत में यूरोपीय के आगमन की चर्चा कर रहे थे। इस यूरोपियों के आगमन के क्रम के अंदर हमने सबसे पहले जो आने वाले थे पुर्तगाली, उनकी चर्चा कर ली थी, उनके सारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए थे। उसके बाद में जो अगला क्रम आता है वो डचों का आता है, तो हम आज डचों की चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपका एक निवेदन है, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यूरोपियों का जो आगमन का क्रम है वो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगालियों के बाद में भारत के अंदर आते हैं डच आते हैं, डचों के बाद में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों के बाद में डेनिश आते हैं और डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आती है। ये इनके आगमन का क्रम है। और अगर कंपनी की स्थापना के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगालियों की कंपनी की स्थापना होती है, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वाली कंपनी की स्थापना होती है, फिर डचों की कंपनी की स्थापना होती है, फिर डेनिश की और फिर फ्रांसीसियों की। ये क्रम मैंने बताया था, आपको याद रखना है, याद रख लेना आप। चलते हैं, अब देखो हम डचों की बात करते हैं। पुर्तगालियों की इससे पहले वाली क्लास में बात कर ली है, अगर नहीं देखा वीडियो देख लेना। यहाँ से हम डचों की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो डच भारत में कैसे आते हैं, वही रास्ता है ये। यहाँ से ये यूरोप है पूरा का पूरा, यहाँ से आते हैं, इस साइड से होते हुए ऐसे भारत में आते हैं और भारत के साथ साथ इंडोनेशिया वगैरह इधर भी ये व्यापार करते हैं, तो यहाँ भी जाते हैं। लेकिन ये इनका मार्ग है। ये अफ्रीका पड़ता है, यहाँ केप गुड पड़ता है, केप ऑफ गुड होप यह पड़ता है। ठीक है, तो ये पिछले क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा दी है, हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करने वाले हैं। देखो डचों की बात करते हैं सीधी। डच कौन थे साहब? हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे। हॉलैंड देश पड़ता है, नीदरलैंड भी नाम है उसका। हॉलैंड कहो नीदरलैंड कहो एक ही बात है, यहाँ के निवासी थे। लेकिन देखो अक्टूबर 2019 के अंदर नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया है। नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया है, अब इसका नाम नीदरलैंड ही हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में 1596 ईस्वी के अंदर कॉर्निस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। ये ध्यान रखना तथ्य। 1596 के अंदर कॉर्निस डी हाउटमैन भारत आने वाला प्रथम नागरिक था। आगे देखो 1602 की बात है। 1602 में क्या होता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में चर्चा करें तो देखो संयुक्त उपक्रम था, जॉइंट वेंचर वाली कंपनी थी। संयुक्त उपक्रम जॉइंट में बनाई गई थी। ठीक है, इसका जो पूर्व मुख्यालय था, पूर्व की साइड में जो मुख्यालय था वो कहाँ था? बटाविया के अंदर था, इंडोनेशिया में पड़ता है। बटाविया में इन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया था और भारत में ये 1605 में आ गए थे। और प्रथम केंद्र इन्होंने कहाँ स्थापित किया था? मछलीपट्टनम में। मैंने आपको लोकेशन भी बताई थी पिछले वाला क्लास में। तो मछलीपट्टनम के अंदर इन्होंने प्रथम मुख्यालय स्थापना की थी, यहाँ पड़ता है मछलीपट्टनम। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो महत्व की बात करें तो भारत के अंदर इन्होंने व्यापार को महत्व दिया, वस्त्र के व्यापार को महत्व दिया और वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था भारत को। ठीक है, अब इनका पतन हो जाता है, डचों का पतन होता है। तो पतन के कारण क्या थे? क्योंकि इनको लड़ाई करनी पड़ती है किसके साथ? अंग्रेजों के साथ में। और कौन सा युद्ध हुआ था? बेदरा का युद्ध हुआ था, कर्नाटक युद्ध जिसको बोलते हैं। 1759 के अंदर बेदरा के युद्ध में इनको हार मिलती है, अंग्रेजों के साथ लड़ाई होती है, उसमें हार जाते हैं, डच हार गए थे और अंग्रेजों ने यहाँ जीत हासिल कर ली थी। तो यहाँ इनका पतन हो जाता है। इस टाइम पे अंग्रेजों ने जब ये बेदरा का युद्ध किया उस टाइम पे रॉबर्ट क्लाइव था, अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद में डचों का जो ज़्यादा ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया पर था। मलाया पे ज़्यादा ध्यान होने की वजह से भारत पे ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे अपने विस्तार करने में ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाते हैं, इसलिए भी ये हार जाते हैं। ठीक है, ये पतन के कारण है। तो आपको पतन के कारण का पता लग गया। एक तो बेदरा का युद्ध हो जाता है, फिर एक मलाया के ऊपर ज़्यादा ध्यान चला जाता है इनका, इसलिए इनका पतन हो जाता है, ये मान लो। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, अटेंशन देना। देखो क्या है, डचों ने भारत में तो किया ही था, व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इसके अलावा भी इन्होंने कई जगह पे स्थापित कर लिए थे अपने व्यापारिक केंद्र। कहाँ कहाँ थे? श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, मलक्का में, यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। और औद्योगिक वेतन भोगी की शुरुआत करते हैं। वेतन भोगी मतलब औद्योगिक वेतन भोगी मतलब ये जो भी इनके उद्योगों के अंदर जो भी काम करते थे उनको वेतन देते थे। और इसके लिए इन्होंने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, पेगोडा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पेगोडा किसने चलाए थे? डचों ने चलाए थे। डचों की ये मुद्रा थी, स्वर्ण के सिक्के थे, सोने के सिक्के चलाते थे पेगोडा, और ये पेगोडा ही देते थे किसी को। ठीक है, ये तथ्य ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं, हम अंग्रेजों की बात करते हैं। अंग्रेजों के अंदर देखें तो अंग्रेज 1608 में भारत आते हैं और 1947 तक भारत रहते हैं। 1608 में आते हैं, 1947 तक भारत रहते हैं। अब ये मत मान लेना कि सबसे लास्ट में जा रहे हैं ये, इससे लास्ट में 1961 के अंदर तो कौन जा रहे हैं आपको पता है, अभी थोड़ा देर पहले बताया, पुर्तगाली जा रहे हैं, पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, और अंग्रेजों की जो यात्रा थी वो भी यहीं से थी, ये देख लो,
ये मार्ग है इनका भी आने का, ये इन देशों के साथ भी था और भारत भी इसी मार्ग से आते थे, समुद्री मार्ग है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखो इनकी जानकारी इकट्ठा करते हैं, क्या क्या था, क्या किया था इन्होंने, कैसे आए थे। 1608 से 1947 तक आते हैं। इंग्लैंड की कंपनी बनाते हैं, इंग्लैंड की कंपनी बनाते हैं। कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी है ही, देख लेते हैं। 1599 की बात है। 1599 के अंदर जॉन मिल्डन भारत आए थे, जॉन मिल्डेनहोफ भारत आए थे। इनके नाम अटपटे ही रहते हैं। जॉन मिल्डेनहोफ क्या भारत आते हैं 1599 सबसे पहले। उसके बाद में इनकी कंपनी की स्थापना होती है 1600 के अंदर, 1600 के अंदर कंपनी की स्थापना होती है। उस टाइम पे कंपनी की जब स्थापना होती है, उस टाइम पे इंग्लैंड के अंदर किसका शासन था, महारानी एलिजाबेथ। इंग्लैंड की महारानी कौन थी, एलिजाबेथ, ये थी इंग्लैंड के अंदर शासन वाली। और भारत के अंदर किसका शासन था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो मैंने इसलिए शामिल कर लिया, अकबर का शासन था। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था भारत में था कौन। ज़्यादातर बच्चों ने आंसर कर दिया कि जहांगीर था, क्योंकि आपको पता है जहांगीर के टाइम में आए थे अंग्रेज। लेकिन यहाँ ये पूछा गया था कि अंग्रेजों कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। स्थापना तो 1600 में और 1600 के अंदर आपको पता है अकबर का शासन था, तो भारत में कौन था, अकबर था, ठीक है। कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सा नाम याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी याद रख लेना, बहुत इतना ही, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था, ठीक है। उसके बाद में इस कंपनी के अंदर कुछ विशेषताएं थी, उन विशेषताओं की बात करें तो कंपनी निजी हाथों में थी। इसका मतलब ये हो गया निजी लोगों के हाथों में इनके शेयर थे, और इनका संचालन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड के अंदर 24 मेंबर होते थे, बोर्ड के अंदर 24 मेंबर होते थे, जिसको निदेशक मंडल बोलते थे। कंपनी का पूरा कार्य देखने के लिए, उसका संचालन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था। उस बोर्ड को बोलते थे निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। उसके अंदर 24 लोग होते थे, समझ गए आप। निजी हाथों में इस कंपनी के शेयर थे, निजी हाथों के मतलब कोई भी प्राइवेट आदमी इसके शेयर खरीद सकता था, समझ गए, प्राइवेट आदमी, सरकार की कंपनी नहीं थी ये, लेकिन फिर भी इस एलिजाबेथ के इसके अंदर शेयर थे, समझ गए। उसके बाद में देखो प्रथम गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ इसका प्रथम गवर्नर बनता है। और एलिजाबेथ ने पूर्व से 15 वर्षों तक व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया था इसको। अब होता क्या है, देखो 1600 के अंदर इसकी कंपनी की स्थापना हो जाती है, निजी हाथों में है, निदेशक मंडल की स्थापना हो जाती है, और एलिजाबेथ क्या करती है, इसको 15 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार प्रदान करती है, एकाधिकार का एक चार्टर देती है, और ये कहती है कि जाओ आप भारत के साथ या पूर्व ईस्ट के साथ में व्यापार करो। अब एकाधिकार का मतलब समझ लो, अगर नहीं पता है तो। एकाधिकार का मतलब ये हो गया कि इंग्लैंड से फिर कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भारत में व्यापार करने या पूर्व में व्यापार करने के लिए नहीं आ सकता। अब सिर्फ ये एक कंपनी व्यापार करेगी, बाकी ऐसा नहीं ये दूसरा कर लेगा। अगर दूसरा कर लेगा तो बंटवारा हो जाएगा ना लाभ का, और बंटवारा जहाँ हो जाएगा वहाँ फिर लाभ कम होगा। इसलिए महारानी ने इसको एकाधिकार दे दिया, और ये कारण बहुत बड़ा था सफल होने का। इसके अंदर सफल होने का ये बहुत बड़ा कारण था कि अंग्रेज सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो 15 वर्ष के लिए इसको एकाधिकार दिया जाता है, और फिर आगे आके 1609 के अंदर राजा जेम्स प्रथम आता है, उसने इस एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए बना दिया कि अनिश्चित काल के लिए आपको एकाधिकार है। अनिश्चित काल का मतलब ये है कभी भी खत्म भी किया जा सकता है, और वो मन चाहे तब तक है भी इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के अंदर इन्होंने कुछ व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, और वो व्यापारिक केंद्र कौन कौन से हैं उनकी एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखो इनके जो व्यापारिक केंद्र थे मुख्य कौन कौन से थे उनकी चर्चा कर लेते हैं। इधर देखो सबसे पहला जो व्यापारिक केंद्र था वो मैंने आपको बताया था, इनका मसूलीपट्टनम था, ठीक है। ये रहा मसूलीपट्टनम, 1611 में प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है। उसके बाद में और महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है, इनको एक बार देख लो, क्रम से शुरू करते हैं, इधर से शुरू करते हैं। सूरत में बनाया एक इन्होंने, सूरत के अंदर 1613 में बनाया। उसके बाद मुंबई में 1668 में। सन याद रहे कोई बात नहीं, रहे ना रहे कोई बात नहीं, केंद्र याद रहना जरूरी है, ठीक है। सूरत में इनका व्यापारिक केंद्र है, मुंबई में इनका व्यापारिक केंद्र है। उसके बाद में इधर देखो कुडलोर में है, मद्रास में है, मछलीपट्टनम में है, उड़ीसा में है, कोलकाता में है, कासिम बाजार में, ठीक है। ये इनके व्यापारिक केंद्र हैं। अब यहाँ देखो मैंने लिखा है फोर्ट सेंट डेविड, ये क्या नाम है, फोर्ट सेंट डेविड। तो ये फोर्ट सेंट डेविड क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या है, और फोर्ट विलियम क्या है, इनके बारे में सुन लो एक बार। अंग्रेजों के ये तो व्यापारिक केंद्र थे, ठीक है, ये तो व्यापारिक केंद्र थे। इसके अलावा फोर्ट सेंट डेविड के अंदर इन्होंने अंग्रेजी बस्तियां बनाई थी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इस प्रकार से ये अंग्रेजी बस्तियां, ऐसी कॉलोनियां बनाई थी, और उस कॉलोनी का नाम क्या था, फोर्ट सेंट डेविड। क्या नाम था, फोर्ट सेंट डेविड। कहाँ की कॉलोनी का नाम था, कुडलोर के अंदर। कुडलोर में जो अंग्रेजों की बस्ती थी उसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट डेविड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोर्ट सेंट डेविड क्या थी,
अंग्रेज़ों की बस्ती, पुर्तगालियों की बस्ती, डचों की बस्ती पूछेंगे। कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं, तो याद रखना है। फोर्ट सेंट डेविड है कुडनौर में, फोर्ट सेंट जॉर्ज है मद्रास में, और फोर्ट विलियम है कोलकाता में। समझ गए? आगे चलते हैं। अब ये केंद्रों का विकास कैसे करते हैं, अपने व्यापारिक केंद्रों का विकास कैसे होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब व्यापारिक केंद्रों का विकास को हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो उत्तर भारत में इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, एक दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में जो व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, तो क्योंकि पूरा उत्तर भारत लगभग, उत्तर भारत तो उस टाइम मुगलों के शासन के अधीन था, तो मुगलों के टाइम पे इन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। और दक्षिण भारत की भी बात कर लेंगे एक बार। पहले उत्तर भारत की देखते हैं। देखो, जहांगीर था, 1605 से 1625 में जहांगीर था। अब जहांगीर के टाइम के अंदर क्या होता है, देखो जहांगीर के टाइम के अंदर, जहांगीर के काल में भारत में पहुंचने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। तुर्की संवाददाता था ये। तुर्की संवाददाता का मतलब ये है तुर्की में बात कर सकता था, तो जहांगीर के साथ इसने तुर्की में बात की, तो इससे खुश हो गया जहांगीर, और खुश होकर इसको 400 का मनसब दे दिया और इंग्लिश का की उपाधि दे दी। 400 का मनसब दे दिया इसको और इंग्लिश का की उपाधि दे दी। अभी मनसब क्या है, ये मैंने मुगल जब साम्राज्य पढ़ाया था तो उस टाइम अच्छी तरह बताया था। मानसिंह को 4000 मनसबदार, फिर 6000, 7000 मनसबदार ऐसे बनाया गया था। तो मनसबदारी व्यवस्था इनकी मुगलों की थी, वो मैंने पहले बता दी है, तो देख लेना वहाँ पे। ठीक है, इंग्लिश का की इसको उपाधि दे दी। अब इससे बाद में क्या होता है, सूरत में इसको फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिलती है अंग्रेजों को 1613 के अंदर। और ये फैक्ट्री स्थापित करने की जो अनुमति मिलती है, क्यों मिलती है? क्योंकि इन्होंने 1611-12 के अंदर अंग्रेजी कप्तान बेस्ट, अंग्रेजों का कप्तान था बेस्ट और मिल्टन, इन दोनों ने सुरवाली में पुर्तगालियों को हरा दिया था। कौन थे? इस पुर्तगालियों को हरा दिया। पुर्तगालियों ने थोड़ा उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। देखो यहाँ मैंने पहले बता दिया पुर्तगाली कैसे आए थे, ये बता दी थे। तो पुर्तगाली भी यहाँ भारत में है, अंग्रेज भी हैं भारत के अंदर, और उसके बाद में डच भी हैं। ये सब हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, जब यहाँ इस टाइम की जो बात कर रहा हूँ मैं, इस टाइम पे हैं ये सब। तो इनके आपस में क्या संघर्ष होने शुरू हो गए थे। तो पुर्तगालियों ने थोड़ा उत्पाद भी मचाना शुरू कर दिया था। उस पुर्तगालियों के उत्पाद से परेशान मुगल साम्राज्य भी परेशान था, भारत के आम जनता भी कई बार परेशान हो जाती थी, बहुत बार होती थी। तो उस उत्पाद मचाने वाले लोगों को अंग्रेजों ने हरा दिया, और इनको हराने से मुगल साम्राज्य क्या हो गया, थोड़ा सा इनसे प्रभावित हो गया। कौन? जहांगीर प्रभावित हो गया। प्रभावित होने के बाद इनको सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल गई। ध्यान रखना, ये सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित होती है 1613 में होती है ये, और ये प्रथम फैक्ट्री और पश्चिम भारत की प्रथम फैक्ट्री थी ये। ठीक है, इसका जो प्रमुख बनाया गया थॉमस एल्डबर्ट को बनाया था। किसको? थॉमस एल्डबर्ट को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में आगे चलें थोड़ा सा। उसके बाद में ये यहाँ देखो अभी क्या हुआ, मैंने ये बताया, देखो इसको समझना है, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ हो क्या रहा है, जहांगीर के टाइम में कैप्टन हॉकिंस आ रहा है, इसको व्यापारिक अधिकार की अनुमति नहीं दी गई है, व्यापार करने की अनुमति नहीं दी। कंपनी इन्होंने अपना एक केंद्र स्थापित कर लिया, फैक्ट्री स्थापित कर ली, कोई बात नहीं, इसके प्रभावित हो गया मनसब, इंग्लिश का की उपाधि भी दे दी, मनसब भी दे दी इसको 400, लेकिन मुगल साम्राज्य में व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया इसको। ठीक है, अब क्या होता है, दोबारा फिर टॉमस रो आता है भारत में। टॉमस रो भारत आता है 1615 में, और ये जेम्स का राजा, जेम्स था वह इंग्लैंड का राजा था जेम्स, उसका राजदूत था। ये आके क्या करता है, मुगल साम्राज्य में व्यापारिक अनुमति ले लेता है, मुगल साम्राज्य से व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर लेता है। अब कैसे प्राप्त कर लेता है इसकी बात भी हम बाद में करेंगे कभी। ठीक है, उसके बाद में देखो होता क्या है आगे। औरंगजेब आ जाता है भारत में 1658 में 1667 तक। औरंगजेब के टाइम पे 1651 के अंदर, अब मैं देखो आपको ये है कि मैं पूरा कंप्लीट आपको नहीं बता रहा हूँ, ये इसकी हिस्ट्री जो कंप्लीट हिस्ट्री नहीं बताने का कारण ये है कि अगर वो हिस्ट्री बताऊंगा, जैसे 1612 में आए थे कि सवेली में पुर्तगालियों को बेड़े को हराया था, उसके बाद में 1615 की कहानी बताऊँ, थॉमस रो को किम जंग द्वारा जहांगीर दरबार में भेजा गया था, इस प्रकार की कहानियाँ बताऊँ। फिर 1622 की भी बताऊँ कि उसमें हरमुज पे पुर्तगालियों से नाराज़ होकर फिर उन्होंने हरमुज में अधिकार कर लिया था अंग्रेज़ों ने। फिर उसके बाद में उड़ीसा में हरिपुर में कारखाना स्थापित किया। ये जो पूरी हिस्ट्री है ना, वो कोई ज़्यादा काम की है नहीं आपकी, इसलिए मैं मुख्य तथ्य हैं 1640 की बातें ना बताते हुए मैं सीधा 1651 पे आ गया हूँ। उसके पीछे कारण है कि आपको जो एग्ज़ाम के काम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही पता होने चाहिए। बाकी पूरी हिस्ट्री जान के आप अभी प्रेजेंट टाइम में क्या करोगे, और वैसे आपको पता है तो अच्छी बात, आपकी कनेक्टिविटी बनी पा रही है, क्रोनोलॉजी बनी पा रही है, तो उससे कोई समस्या नहीं। 1651 की बात है, बंगाल में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है हुगली के अंदर। ठीक है, इस टाइम पर शाह शुजा था यहाँ, और इन्होंने
अंग्रेज़ों को व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी यहाँ पे हुगली में 3,000 रुपये वार्षिक करके बदले में इनको अनुमति मिल गई थी। ठीक है, 1668 में अंग्रेज बनाम मुगलों का युद्ध होता है और अंग्रेज बनाम मुगलों का युद्ध होने से औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली नदी का मछलीपट्टनम छीन लिया था। हुगली आदि और मछलीपट्टनम ये वाला जो क्षेत्र था, हुगली अलग था, मछलीपट्टनम अलग था, ये छीन लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, अब अंग्रेज बड़े शातिर दिमाग के थे, इनको क्या लगा, तुरंत माफ़ी मांग ली। बड़े शातिर चालाक थे, इनको गिरने में पैरों में गिड़गिड़ाने में भी कोई शर्म नहीं आती थी और कोई टाइम नहीं लगाते थे। तो इन्होंने माफ़ी मांग ली तो थोड़ा समझौता हो गया, समझौता होने से फिर दोबारा यहाँ रह गई, नहीं तो लात मार के इनको भगा दिया जाता है, फिर वापस वही बात है। अब होता क्या है, फिर बाद में 1698 के अंदर बंगाल के अंदर 3 गाँव मिल जाते हैं इनको। 3 गाँव कौन कौन से मिलते हैं, कालीकट, सुल्तानती, गोविंदपुरा, बहुत महत्वपूर्ण है। कालीकट, सुल्तानती, गोविंदपुरा, ये 3 गांव मिल जाते हैं अंग्रेज़ों को। अब ये मिलते हैं, इसकी थोड़ी सी मैं बताता हूँ। देखो 1688 के अंदर क्या होता है, अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे ही थोड़ा सा उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए, मतलब कि इन कर वगैरह ऐसे नहीं देते थे व्यापार के ऊपर, और कुछ ऐसे जो लोकल यहाँ के जो व्यापारी थे उनसे भी कर मतलब कि वसूल खुद उनसे घूस वगैरह लेके और कर से छुटकारा दिलवा देते थे उनको। तो ये थोड़ा मिसयूज करने लग गए थे अपने अधिकारों का। मिसयूज करने से क्या, स्थानीय जो शासक था उसको यहाँ राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। राजस्व की प्राप्ति नहीं होने की वजह से इनके साथ इसका विरोध हो गया। और बंगाल के अंदर इस टाइम पे जो शासक था शाहिद खां था, और बंगाल के गवर्नर शाहिद खां था, और इससे इनके अंग्रेज़ों की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने से क्या होता है, अंग्रेजी थोड़े हार जाते हैं। उसमें हारने के बाद में सूरत में जो इनकी फैक्ट्री थी वो भी बंद करनी पड़ जाती है, और बाकी जो मुगल क्षेत्र था पूरा उससे बाहर भेजने के लिए भी इनको कह दिया जाता है कि भाई आप बाहर जाओ मुगल क्षेत्र से पूरी से। तो ये क्या करते हैं, फिर माफ़ी वगैरह मांग लेते हैं और गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। तो एक समझौता हो जाता है। उस शांति समझौते के अंदर इनको क्या मिलता है, सुल्तानाती, कालीकट और गोविंदपुरा मिलता है 1698 में। उस समझौते के तहत मिलते हैं इनको कालीकट, सुल्तानाती, गोविंदपुरा। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत कर दी, और इसके अंदर जोब चार्नोक के द्वारा कोलकाता फोर्ट विलियम की स्थापना। फोर्ट विलियम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक बस्ती थी, व्यावसायिक बस्ती थी, जिस व्यावसायिक नहीं मतलब कि जहाँ आवासीय बस्ती थी, रहने वाली बस्ती थी। ठीक है, फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की थी, जोब चार्नोक के द्वारा की गई थी। आगे चलें थोड़ा सा। अब क्या होता है, ये देखो मजेदारी वाली बात, देखो भारत कैसे मूर्ख बनता जा रहा था इस टाइम पे। शासक 1717 के अंदर प्रुक्सेर शासक था भारत के अंदर, मुगल शासक था प्रुक्सेर के टाइम पे जॉर्ज सरमन मिशन आता है ब्रिटेन से। सरमन मिशन के अंदर 3-4 सदस्य थे, जिसके अंदर एक डॉक्टर हैमिल्टन भी था। ये डॉक्टर था वैसे पेशे से, हैमिल्टन था, विलियम हैमिल्टन नाम था इसका। ठीक है, और एडवर्ड स्टीफेंस था, विलियम हैल्टन ये सर्जन डॉक्टर था, और जॉर्ज सरमन था। ये 3-4 व्यक्ति थे। अब ये मिशन आता है, जब भारत आता है उस टाइम पे प्रुक्सेर के साथ एक दुविधा या फिर कष्ट था। वो कष्ट था, इनको एक प्राणघातक फोड़ा हो रखा था। उस फोड़े का इलाज नहीं हो रहा था, तो ये डॉक्टर हैमिल्टन उस फोड़े का इलाज कर देता है। भाई फोड़े का इलाज होता है, प्रुक्सेर को बड़ा आनंद मिलता है। आनंद मिलने से प्रुक्सेर इनसे बड़ा हो जाता, खुश होकर उसने इनको कर दिया शाही फरमान जारी कर दिया। अब शाही फरमान मतलब एक आदेश दे दिया कि जाओ तुम तो मात्र 3,000 रुपये देना साल के, और बंगाल में अपना व्यापार करो। देखो कैसे आंख बंद हो रही है प्रुक्सेर की। कह रहा है मात्र 3,000 रुपये में बंगाल में व्यापार करो, मात्र 10,000 रुपये के अंदर सूरत में व्यापार करो, और तुम मुंबई के अंदर, इन अंग्रेजों की एक टकसाल थी जहाँ सिक्के वगैरह डालते थे मुंबई के अंदर, उस मुंबई के अंदर जो भी सिक्के डालते हो, जो टकसाल में अपने सिक्के डाल रहे हो, उनको पूरे मुगल साम्राज्य में चलने की अनुमति भी प्रदान करता हूँ मैं। ये प्रुक्सेर के वचन थे, लिखित वचन थे फरमान के तहत, जिसको शाही फरमान कहा गया। तो सीधी सी बात यही है, शाही फरमान जारी कर दिया गया, जिसके अंदर 3,000 रुपये वार्षिक कर पर बंगाल दे दिया गया, 10,000 वार्षिक कर पर सूरत दे दिया गया, और बम्बई में जो कंपनी के सिक्के थे उन सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलने की आज्ञा दे दी गई। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा उप कंपनी कहा गया। मैग्ना कार्टा देखो एक अधिकार पत्र है, मूल अधिकार पत्र है मैग्ना कार्टा, तो उस नाम पे इसको मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, तो प्रुक्सेर के टाइम पे मैंने बता दिया डॉक्टर हैमिल्टन था, तो ये याद रख लेना। फिर कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, शाही फरमान को कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या किया गया था ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे देखो, श्रवण फरमान और शाही फरमान से कन्फ्यूजन मत
हो जाना। श्रवण फरमान गोलकुंडा में जारी किया गया था 500 पेगोडा के बदले में 1632 की बात है, और ये है शाही फरमान है। ठीक है, चलें आगे। दक्षिण भारत के अंदर बात करेंगे। दक्षिण भारत के अंदर इनके व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? उत्तर भारत के भी मैंने चर्चा कर ली है, दक्षिण भारत की ओर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था दो तरीके से चर्चा कर रहे हैं इनके केंद्रों की, एक दक्षिण भारत में, एक उत्तर भारत में। तो अभी दक्षिण भारत बचा है। 1649 की बातें हैं, 39 की बातें हैं। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा मद्रास ले लिया इनसे। चंद्रगिरी के राजा थे, इससे मद्रास ले लिया। ठीक है, और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी। ठीक है, ब्रिटेन राजकुमार चार्ल्स प्रथम पुर्तगाली राजकुमारी कैथली ऑफ ब्रुगे का विवाह होता है। देखो इस चीज़ को समझो भाई, होता क्या है। ब्रिटेन का तो छोरा था, कौन? राजकुमार चार्ल्स नाम था। ठीक है, और पुर्तगालिया की छोरी थी, क्या नाम था छोरी का? राजकुमारी कैथरीन। ठीक है, ये पुर्तगालिया की छोरी थी। इन दोनों का आपस में क्या हो गया? ब्याह हो गया भाई। अब ब्याह के अंदर ताने पता है कि छोरी वाला छोरा ने क्या दिया करें? दहेज दिया करें। और ये पुर्तगाली फिर दहेज देंगे किसने? अंग्रेजा ने देंगे। अब पुर्तगाली दहेज देने लग रहे हैं किसने? अंग्रेजा ने। अब अंग्रेज ना दहेज में क्या देने लग रहे हैं? बॉम्बे का बॉम्बे पूरा गिफ्ट, मोटरसाइकिल गाड़ी गुड्डी ना पूरा बॉम्बे ही गिफ्ट करने लग रहे हैं। कि एक जोर आ रहा था इनने बॉम्बे भी गिफ्ट करने में, कि इनके बाप का थोड़ी बॉम्बे था, दे दिया इसने, के जोर आया भाई। देखो कहने की बात यह है, पुर्तगालियों का एक राजकुमार था चार्ल्स प्रथम, उसका विवाह हुआ था, सॉरी ब्रिटेन का राजकुमार था चार्ल्स प्रथम, उसका विवाह हो गया पुर्तगालियों की छोरी राजकुमारी कैथरीन के साथ में। उस विवाह के अंदर पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बॉम्बे गिफ्ट कर दिया। भारत का जो बॉम्बे है, वही बात कर रहा हूँ मैं, बॉम्बे भारत वाले की, वो बॉम्बे ही गिफ्ट कर दिया पूरा का पूरा। और उस बॉम्बे को ब्रिटेन के इस राजकुमार को देने के बाद में इसने सोचा यार मेरे क्या काम आएगा ये बॉम्बे, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वहाँ क्या करूँगा बॉम्बे का। इसने ये कहा कि पता करो कौन भारत के अंदर कौन काम कर रहा है। इसको पता चला यार भारत के अंदर तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है। तो इसने ये कहा ठीक है जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी तुम ले लो। और कितने बदले में? मात्र 10 पाउंड, मात्र 10 पाउंड किराए के बदले में कंपनी को दे दिया। मेरे को तो दे देना 10 पाउंड किराया दे देना, आप काम लो इसको। इस 10 पाउंड किराए के अंदर बॉम्बे क्या मिल गया? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। कहानी समझ गए ना आप? कहानी ये है, थोड़ी देर पिछली क्लास में चर्चा की थी मैंने। पुर्तगालियों ने बॉम्बे के अंदर स्थापना कर दी थी, अपनी केंद्र की स्थापना करके बॉम्बे पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में क्या होता है, 1661 में जब ये विवाह होता है, विवाह के अंदर आपस में इन दोनों की शादियाँ हो रही है। पुर्तगालियों की छोरी है, पुर्तगाल और ब्रिटेन वालों का छोरा है। तो ब्रिटेन वालों को दहेज में बॉम्बे मिल जाता है। फिर बॉम्बे मिलने से वो क्या करते हैं, बॉम्बे तो भारत में है और उनका विवाह तो वहाँ हुआ है, दूल्हा दुल्हन तो वहाँ रहेंगे, तो यहाँ भारत में कैसे आएंगे वो? इसलिए वो क्या करते हैं, ये बॉम्बे इस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हीं की तो थी, ब्रिटेन वालों की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये 10 पाउंड के बदले में किराए पे दे देते हैं। समझ गए? इस प्रकार से ये बॉम्बे इनको किराए पे मिल जाती है और गेराल्ड ओगियार द्वारा मुंबई की स्थापना कर दी जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है और गेराल्ड ओगियार द्वारा यहाँ ईस्ट इंडिया मुंबई की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और फिर 1687 के अंदर सूरत से मुंबई को केंद्र बना लेते हैं, क्योंकि इनको केंद्र सूरत में, गुजरात में था अंग्रेजों का, वहाँ से स्थापना करके मुंबई ले आते हैं। मुंबई नीचे पड़ती है सूरत से, थोड़ा सा महाराष्ट्र की बात है नहीं ये तो। ठीक है, इस प्रकार से ये कहानी है, यहाँ तक इनकी अंग्रेजों की कहानी खत्म होती है। इसके अंदर जो भी मैंने बताए हैं आपको, सारे तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद रखना इनको। आगे हम डेनिशों की चर्चा करेंगे। देखो क्योंकि मैंने ये क्रम बता दिया था, आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, या फिर ब्रिटेन आते हैं, फिर इनको इंग्लैंड को जो भी है ये आते हैं। उसके बाद में डेनिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, इनकी चर्चा करते हैं हम डेनिशों की। डेनिशों की कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चर्चा नहीं है, सिंपल सी है। डेनमार्क की कंपनी थी, 1616 में इनकी स्थापना होती है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा जाता है। और 1620 में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री स्थापित की त्रावणकोर तमिलनाडु में, और दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी इन्होंने श्रीरामपुर बंगाल के अंदर। फिर 1845 में अंग्रेजों से लड़ाई होती है, अंग्रेजों को बेच कर ये अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच के चले जाते हैं। बस इतनी कहानी है डेनिशों की, तो खत्म हो गई डेनिशों की कहानी। समझ गए? इनकी औकात नहीं थी यहाँ ज़्यादा दिन टिकने की। अब चर्चा करेंगे हम फ्रांसीसियों की, फ्रांसीसियों की चर्चा करेंगे। और ये फ्रांस आप देख सकते हो मैप में कहाँ पे है फ्रांस की लोकेशन। आगे चलते हैं। फ्रांस, फ्रांस की जो कंपनी थी सबसे अंत में आई थी भारत के अंदर। 1664 के अंदर कंपनी देश इस तरह से ओरिएंटल कंपनी का स्थापना की, और इसी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नाम याद रख लेना, ये बकवास वाला नाम है, नहीं याद रखना हमें। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखेंगे याद हम तो। ठीक है, ये कंपनी थी। इस टाइम पे फ्रांस के अंदर जो शासक था राजा लुई 14वां था,
राजा लुई 14वां इसका शासक था। और वित्त मंत्री कौन था यहाँ का? भाई कोलबर्ट वित्त मंत्री था इनका, फ्रांस का। इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई, कंपनी की स्थापना करते हैं। सब कर रहे हैं भाई, यूरोप वाले, तो हम भी क्यों नहीं करें, तो कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। अब दोनों मिलके कर रहे हैं, तो भाई सरकारी कंपनी थी, तो ये पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये फ्रांसीसी कंपनी निजी हाथों में थी, सरकार के हाथों में थी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये पूर्णतः सरकारी। जैसे इंग्लैंड वालों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो निजी हाथों में थी, ये सरकारी कंपनी है। समझ गए? आगे चलते हैं। देखो मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ बनते हैं इनके, ये भी चर्चा कर लेते हैं। 1668 की बात है, सब भारत में पहुंच जाते हैं। प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित कर लेते हैं और फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में ये भारत में आते हैं और ये सूरत में इनकी फैक्ट्री की स्थापना होती है फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। ठीक है। दूसरी फैक्ट्री ये मसूलीपट्टनम में बनाते हैं 1669 के अंदर, और 74 के अंदर ये फ्रैंको लोन मार्टिन ने पांडुचेरी की स्थापना कर लेते हैं। अब आपको पता फ्रांसीसियों का अधिकार पांडुचेरी पे था। यमन, माई, कराइकल और पांडुचेरी, ये 4 क्षेत्र फ्रांसीसियों के अधीन में थे, जो भारत में बाद में आ जाते हैं क्योंकि समझौता हो जाता है फ्रांस के साथ हमारा और ये मिल जाता है हमें। लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ पर बकवास की थी, इसलिए उनको लात देनी पड़ी और फिर लात ऑपरेशन विजय चला के उनको भगाया गया था। और फ्रांसीसियों के साथ एक समझौता हो जाता है तो ये आसानी से चले जाते हैं, तो हमें क्या जरूरत थी, हम तो वैसे एक गुटनिरपेक्ष और सहनशील व्यक्ति थे, लड़ाई के पक्ष में है ही नहीं। तो देखो उसके बाद में 1690 के अंदर ये चंद्रनगर बंगाल की स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं, जैसे इतना ही कहानी है इनकी। पतन की बात कर लेते हैं बस। पतन कैसे हुआ इनका? अब भाई फ्रांसीसियों का पतन कैसे हुआ? क्योंकि 1742 तक ये एक व्यापार में लगे। 1742 तक तो मात्र व्यापार ही काम करते थे। और फिर क्या होता है 1742 के अंदर, क्या होता है 1742 के अंदर डुप्ले नाम का एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल आता है। डुप्ले बड़ा सातिर दिमाग का डुप्ले था, बहुत ज़्यादा एडवांस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था ये डुप्ले। अब डुप्ले क्या करता है भाई, साम्राज्य विस्तार की कोशिश करता है, बहुत महत्वाकांक्षी था साम्राज्य विस्तार के चक्कर में। तो चाहता है कि बस पूरे विश्व पे मैं ही राज कर लूँ। इस साम्राज्य विस्तार के चक्कर में इसके हो जाते हैं युद्ध। अब कैसे होते हैं एक बार चर्चा कर लेंगे। देखो भारतीयों के आंतरिक मामलों में डुप्ले था, ये साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता और इसकी आकांक्षाएं ऐसी थी कि पूरे भारत पे कंट्रोल करना चाहता था, ये पूरे विश्व पे भी कंट्रोल कर ले इसकी बस चली तो। ठीक है। तो इसने क्या किया, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। जो यहाँ के लोकल राजा होते थे उनके मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। अब राजा अपने सलाहकारों में किसको रखेगा, उसमें भी ये घुसड़ने लग गए अपनी बातें बीच में। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया तो ये किसी को पसंद नहीं आई, किसी को आई। उसके बाद में एक प्रकार की सहायक संधि की व्यवस्था शुरू कर दी। सहायक संधि का मतलब इसने कोशिश की कि भाई भारतीयों को मैं अपने अंदर कैसे लूँ, तो इसने सहायक संधि की व्यवस्था शुरू की। अब यहाँ आप अंग्रेजों के टाइम पे जो सहायक संधि पढ़ोगे ना, वो उसके बीज तो यही बोने वाला है, ये डुप्ले ही है उसके बीज बोने वाला, इसी के काम आता है। वो आगे जाके उनको बस विकसित रूप में उनके टाइम पे आ जाएगा, अंग्रेजों के टाइम पे। तो सहायक संधि की व्यवस्था शुरू की। उसके बाद में व्यापारिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षा इनकी बहुत अधिक थी, इस कारण से अंग्रेजों से संघर्ष हो गए। इसके संघर्ष का मतलब मैं ये कहूँ लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होती है, 3 लड़ाई होती है, एक भी नहीं होती, 3 लड़ाई होती है। वो होती कहाँ पे, कर्नाटक में होती है, इसलिए उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। 3 लड़ाई होती है कर्नाटक के अंदर, किसकी, फ्रांसीसियों की, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। अब ये कौन कौन सी लड़ाई है, किस किस कारण से हुई थी, उस टाइम पे मैं एक बार चर्चा कर लूँगा। आपको ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। देखो प्रथम युद्ध होता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध बोलते हैं। हो किसके बीच में रहा है ये तो पता चल गया ना। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हो रहे हैं, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में हो रहे हैं। एक दूसरे को सर्वोच्च स्थापित करने के चक्कर में हो रहे हैं इनके लड़ाई। फ्रांसीसी कहते हैं हम सर्वोच्च हैं, अंग्रेज कहते हैं हम सर्वोच्च। आप देख लेते हैं कौन सा सर्वोच्च बनता है फिर बाद में। वैसे पता ही है नतीजा आपको, अंग्रेज बन गए थे लास्ट में। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 1748 में। पूछा जाएगा साहब प्रथम कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था, ये पूछे जाएंगे। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, कारण उस समय का जो कारण था, तत्कालिक कारण है ये, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ यूरोप का एक देश है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध होता है। ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है और वहाँ यूरोप के अंदर ये फ्रांस और ब्रिटेन ये अपने एक दूसरे के जानी दुश्मन बने बैठे हैं। इन दोनों की दुश्मनी की वजह से देखो आपको पता है, जैसे अब पड़ोस में देखा भी होगा, जैसे किसी के बीच में तनातनी चल जाती है, तनातनी चलने के बाद बस वो मौके ढूंढने की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले, कब हम एक दूसरे की भड़ास निकालना शुरू करें, कब हम लड़ाई करें। यहाँ भी ऐसी स्थिति, ऐसे मान लो सेम यही स्थिति थी इनके बीच में बनी हुई थी, तनाव की स्थिति बनी हुई थी, बस इनको मौका चाहिए था और वो मौका मिल गया ऑस्ट्रिया के युद्ध से, उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हो गया, जिसके अंदर एक गुट के अंदर तो फ्रांस शामिल हो गया, एक गुट के अंदर ब्रिटेन शामिल हो गया। अब फ्रांस और ब्रिटेन ऑस्ट्रिया के अंदर शामिल हो रहे हैं और वो यहाँ भी लड़ पड़े, भारत में भी। अरे भाई तुम ऑस्ट्रिया में बैठे हो, यहाँ क्यों लड़ रहे हो,
वहाँ जाके लड़ लेते, लेकिन ये तो यहाँ भी बस वही है ना, मौका मिलना चाहिए, कारण बता। पहले तनाव तो इतना ज़्यादा पहले ही था, बस इनको मौका मिलना चाहिए, छोटा सा कारण मिलना चाहिए, वो कारण मिल गया ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध। इनका युद्ध हो जाता है और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है? परिणाम कुछ ना हुआ साहब, समझौती कर ली, समझौता ही होगा, उनसे क्या और क्या बस की बात है। ऑक्सला सेपल की संधि कर लेते हैं। ऑक्सला सेपल की संधि के अंदर क्या होता है? संधि के अंदर क्या होता है, ये अपने अपने युद्ध समाप्त करने की निश्चय कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हम युद्ध समाप्त करो। और फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया, क्योंकि इसकी ये युद्ध की कहानी है पूरी, मैं मतलब कैसे बताऊंगा आपको, अभी टाइम भी नहीं है, आपके काम की भी नहीं है। कि फ्रांसीसियों ने फिर अपना मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया, और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने इनके साथ संधि करके उसके बाद में कुछ समझौते कर लिए कि भाई हम ये ऐसा नहीं करेंगे। मतलब ये पूरी कहानी है, ऐसे मैं बताऊंगा तो अगर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे फ्रांसीसी सेना थी, उसकी तरफ से लड़ने, मैं नहीं बता रहा हूँ, इसको छोड़ता हूँ, इतने ही चलते हैं अपन। देखो परिणाम क्या था, ऑक्सला सेपल की संधि थी। विशेषता क्या थी इस युद्ध की, विशेषता कुछ देख लेते हैं थोड़ी बहुत। ये अडियार की लड़ाई के नाम से जानी जाती है, सेंट थॉमस की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है, बस ये नाम है इसका, इतना ही जाना है। लड़ने वाले कौन थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने वाले कौन थे? कैप्टन पैराडाइज थे। कौन थे? कैप्टन पैराडाइज। और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले कर्नाटक के शासक थे अनुद्दीन। अब ये कहोगे साहब कर्नाटक के शासक कैसे लड़ेंगे अंग्रेजों की तरफ? तो यही तो चाल थी अंग्रेजों की, तभी तो सफल हो गए। ये चाल ही ऐसे चलते थे, भारतीयों को भी शामिल कर लेते थे। अब कहीं का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो बात यहाँ अंग्रेजों ने चरितार्थ कर दी थी। ठीक है, तो कर्नाटक का अनुद्दीन इस अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था, और फ्रांस का ये कैप्टन पैराडाइज था ही। ठीक है, प्रथम युद्ध। अब पूछा कैसे जाएगा ये भी बता दूंगा मैं आपको, यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में होता है। हैदराबाद और कर्नाटक के विवाद अल्पादित उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर ये विवाद शुरू होता है। ठीक है, पांडिचेरी की संधि हो जाती है। अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह क्या उत्तराधिकार को लेकर युद्ध चल रहा था, और विवाद चल रहा था, मतलब युद्ध यार विवाद एक ही बात है। इनका विवाद चल रहा था कि भाई मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। यहाँ नासिर जंग था और मुसबर जंग था हैदराबाद में, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि मैं राजा बनूं, मैं राजा बनूं। कर्नाटक में अनुरुद्दीन था और चंदा साहिब था, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि मैं राजा बनूं। इस चक्कर में इसका फायदा उठा लेते हैं अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो अंग्रेज तो हो जाते हैं नासिर जंग की तरफ, और फ्रांसीसी हो जाते हैं मुजफ्फर जंग की तरफ, और दोनों आपस में लड़ाई कर ले बैठते हैं। ठीक है, देखो फिर होता क्या है, परिणाम क्या होता है? पांडिचेरी की संधि हो जाती है, अंबार की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है, डुप्ले की वापसी हो जाती है। यहाँ क्या होता है देखो, इस लड़ाई के अंदर पांडिचेरी की संधि हो जाती है, और वो संधि के अंदर क्या क्या होता है वो वही वापस है। मैं अभी चर्चा करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, पूरा युद्ध की चर्चा करने में आपको कोई काम की नहीं है, काम की जो चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ यहाँ। ठीक है, डुप्ले की वापसी हो जाती है। यहाँ डुप्ले की वापसी का मतलब ये है कि भाई फ्रांस ने ये कहा डुप्ले आप वापस आ जाओ, आप तो युद्ध कर रहे हो वहाँ जाके, वापस आ जाओ। डुप्ले को वापस बुला लिया और नया गवर्नर जनरल बना के भेज दिया गया। किसको? गोहेडू को। गोडेहू को नया गवर्नर जनरल भेज दिया। अब ये गोहेडू आ जाता है, गोहेडू, ये गोहेडू है, गोहेडू, गोडेहू लिखा गया, गोहेडू है। ठीक है, तो गोहेडू को नया गवर्नर जनरल बना के भेज दिया भारत में। अब देखो मैंने ये बताया था हैदराबाद और कर्नाटक के जो उत्तराधिकारी युद्ध था उसके अंदर ये दोनों शामिल हो जाते हैं, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो उसके अंदर देख लेते हैं एक बार कौन था, हैदराबाद में कौन था और कर्नाटक में कौन कौन था। तो हैदराबाद में नासिर जंग था और मुजफ्फर जंग था, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। नासिर जंग खुद राजा बनना चाहता था और मुजफ्फर जंग खुद बनना चाहता था। और कर्नाटक के अंदर अवनुद्दीन और चंदा साहब था। कर्नाटक में अवनुद्दीन और चंदा साहब थे। तो इन दोनों की तरफ तो नासिर जंग और अनुद्दीन की तरफ तो अंग्रेज हो गए थे, इनकी तरफ तो अंग्रेज हो गए थे, और इनकी तरफ कौन हो गए थे? फ्रांसीसी हो गए थे। ठीक है, तो फिर इनकी लड़ाई होती है, समझ गए। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, तीसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 में होता है, और ये यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो जाती है, उसके कारण से ये युद्ध शुरू होता है। और इसमें भी पेरिस की संधि हो जाती है, पेरिस की संधि होती है, लेकिन लास्ट में ये मान लो तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है और फ्रांसीसी हार जाते हैं। एक तरह से संधि जरूर होती है लेकिन हार हो जाती है यहाँ एक तरह से। ठीक है, फ्रांस का जो गवर्नर था वो लाली था, वांडीवास का युद्ध भी कह देते हैं इसको। और आयरकुट के अंदर अंग्रेज थे और लाली फ्रांस का था। ठीक, आयरकुट अंग्रेज था और लाली फ्रांसीसी से था। ठीक है, इस टाइम पे अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता देता हूँ मैं आपसे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ, कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस कारण से हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध को लेकर। कर्नाटक द्वितीय युद्ध के कारण था, भाई हैदराबाद और कर्नाटक के बीच में विवाद चल रहा था उत्तराधिकार को लेकर, ये कारण था उसका। तृतीय युद्ध का कारण क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध था। फिर ये कारण भी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये परिणाम।
ऑक्सला सेपल की संधि कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? तो कर्नाटक प्रथम युद्ध के दौरान। पांडिचेरी की संधि कौन से युद्ध के दौरान हुई थी? कर्नाटक द्वितीय युद्ध के दौरान। पेरिस की संधि कर्नाटक तृतीय युद्ध के टाइम। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको याद रख ही लेनी है। समझ गए ना आप? आगे चलते हैं हम। यहाँ तक की बातें अपने ख़त्म हो जाती हैं और ये हमारा चैप्टर भी यहाँ तक मतलब कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारी दूसरी इकाई शुरू हो जाती है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। इस विस्तार की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ इस चैप्टर को क्लोज करते हुए आपसे निवेदन करूँगा दोबारा कि अगर श्रृंखला पसंद आ रही है तो थोड़ा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। अगर ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं खुद भी वीडियो बनाने के लिए, और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट कर देंगे आपको। इसलिए आप थोड़ा निवेदन है शेयर कर देना, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी अगले